हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सौरभ त्रिपाठी और आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है जो अभी हाल ही में पीसीएस के पॉलिटी के क्वेश्चंस जो प्री में आए थे उनको हम डीप में डिस्कस करेंगे। इसमें हमने सारे पॉलिटी क्वेश्चंस कंप्लाई कर दिया है, करीब 20 से ज़्यादा क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चंस ओवरलैप हो रहे थे जो कि मॉडर्न हिस्ट्री और पॉलिटी में थोड़ा सा उनका डिस्टिंक्शन कम होता है, उनको भी हमने शामिल किया है। तो होपफुली ये 20+ क्वेश्चन से ज़्यादा ही होंगे। शुरुआत करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। इसमें आपको करेक्ट आंसर बताना है। कंसिडर द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू जस्टिस पार्टी। जस्टिस पार्टी अपोज्ड कांग्रेस बाय कॉलिंग इट ए ब्राह्मण डोमिनेटेड ऑर्गेनाइजेशन। इसके बारे में हम देखेंगे। दूसरा इसने कहा है कि इट क्लेम द सेम कम्युनल रिप्रेजेंटेशन फॉर नॉन ब्राह्मण्स एज मॉल्डेमेंटो रिफॉर्म्स गिवन टू मुस्लिम्स। तो पहला क्वेश्चन है कि जस्टिस पार्टी ने अपोज किया कांग्रेस को और उसको ब्राह्मण डोमिनेटेड ऑर्गेनाइजेशन कहा। क्या बात सच है? बिल्कुल सही है। जस्टिस पार्टी ने कहा कि कांग्रेस का जो इस समय फॉर्मेशन उस समय का था वो ब्राह्मण डोमिनेटेड था। तो जस्टिस पार्टी क्या हुई कि जो एलिट थे, यानी कि जो एजुकेटेड और हाई इनकम वाले लोग थे, उन्होंने अपनी खुद की पार्टी बनाई बिल्कुल कांग्रेस की तरह, जिसमें सिर्फ नॉन ब्राह्मण थे। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा हमारा स्टेटमेंट है इट क्लेम द सेम कम्युनल रिप्रेजेंटेशन फॉर नॉन ब्राह्मण्स एज स्मॉल देम इनटू रिफॉर्म्स गिवन टू मुस्लिम्स। ये भी बिल्कुल सही बात है। यस, इसने जस्टिस पार्टी ने डिमांड किया था कि हमको कम्युनल रिप्रेजेंटेशन दिया जाए जैसा कि मुस्लिम्स को दिया गया था मॉल्डेमेंटो रिफॉर्म्स के तहत। इसमें गारंटीड आउटकम ये होता है कि उसी जाति धर्म के लोग जो भी है, जिस हिसाब से उनका डिवीजन किया गया है, वहां से एक कैंडिडेट या दो कैंडिडेट जैसा असाइन किया गया वो निकल के आना ही आना है। तो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन लूज टर्म में हम कुछ इस प्रकार से कह सकते हैं। पहले मॉल्डेमेंटो रिफॉर्म्स में मुस्लिम्स को दिया गया था। मॉल्डेमेंटो रिफॉर्म्स की थोड़ी सी बात कर लेते हैं तो उसको इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में किया गया था। इसमें क्या था? सेपरेट इलेक्टोरेट मुस्लिम्स को ग्रांट किया गया था। तो जस्टिस पार्टी ने सेम डिमांड की थी। ऑप्शन 2 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि फॉलोइंग रिप्रेजेंट द मूवमेंट्स ऑफ वर्कर्स एंड पीजेंट पार्टीज। ध्यान दीजिएगा, WPP वर्कर्स एंड पीजेंट पार्टीज के बारे में बात की गई है। तो इसमें आपको करेक्ट बताना है द वर्कर्स एंड पीजेंट पार्टी वाज फॉर्म 1927 एंड वाज गिवन द फॉर्म ऑफ ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे ट्रिकी है, वर्कर्स एंड पीजेंट पार्टी कई सारी पार्टियों से मिलकर बनी थी और इसकी स्थापना 1927 में नहीं हुई थी। इसकी स्थापना जब ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन जब घोषित की गई थी तो कलकत्ता में की गई थी, यानी कोलकाता में की गई थी 1928 में। इसीलिए ऑप्शन ये गलत है। WPP वाज नॉट फॉर्म्ड इन 1927 बट इट वाज इवॉल्व्ड फ्रॉम वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज। तो स्टेटमेंट 1 हमारा करेक्ट नहीं, इनकरेक्ट है, पार्शियली करेक्ट है, इसलिए इनको इनकरेक्ट कर दिया गया है। दूसरा ऑप्शन हमारा क्या था? ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पार्टी वाज टू वर्क विद इन द कांग्रेस सो दैट इट कुड बी मेड ए मोर रिवोल्यूशन इंक्लाइंड पार्टी एंड ए ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमन पीपल। आम लोगों को पहुंच बढ़ाने के लिए कांग्रेस में ही काम करेगी, वर्कर्स एंड पीजेंट्स को साथ लाएगी जिससे कांग्रेस को और मजबूती दे सके। तो ये ऑप्शन करेक्ट है। पहला गलत, दूसरा सही है। स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। अरेंज दिस इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। सही ऑर्डर में इसको करना है। तो इसका ऑर्डर हमने बना के रखा है इंडियन सोसाइटी, ईस्ट इंडियन एसोसिएशन, नॉर्थ इंडियन एसोसिएशन और इंडियन एसोसिएशन। CABT इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। अगर इसमें हम ब्रीफली इसको जानना चाहें तो इंडियन सोसाइटी की स्थापना 1865 में की थी, दादा भाई नौरोजी जी ने की थी, क्योंकि इन्होंने इसको अवेयरनेस फैलाने के लिए यूज किया था, इंडियन इश्यूज, भारतीय इश्यूज के लिए और इंडियन इंटरेस्ट को बढ़ावा देने के लिए इंग्लैंड में। तो 1865 में दादा भाई नौरोजी जी ने इसकी स्थापना की थी। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन इसके एक साल बाद जस्ट हुई थी, 1866 में हुई थी। ये भी दादा भाई नौरोजी जी ने किया था, क्योंकि इंडियन के जो ग्रीवेंसेस हैं वो ब्रिटिश पार्लियामेंट में बताए जाएं और इंडिया के वेलफेयर में कार्य किए जाएं। तीसरी जो हमारी पार्टी थी वो थी 1870 में थी। ये बनाई थी मैरी कारपेंटर ने। इसमें एजुकेशन और सोशल रिफॉर्म्स के लिए बनाई थी। और इंडियन एसोसिएशन हुई थी 1876 में। इसकी स्थापना की थी सुरेंद्रनाथ बनर्जी एंड आनंद मोहन बोस ने। इसका उद्देश्य सेम था कि क्रिएट ए कॉमन प्लेटफॉर्म फॉर इंडियन पॉलिटिकल एक्टिविटीज था और डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज को अपोज करना था। कुल मिला के इंडियन के वेलबींग के लिए सारी की सारी पार्टियां बनी थी। फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। कौन सा करेक्ट नहीं है? तो ऑफिस ऑफ गवर्नर 153 आर्टिकल सही है। आर्टिकल 154 एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ गवर्नर सही है। आर्टिकल 156 टर्म ऑफ गवर्नर यानी कब तक रहेगा, जो कि प्रेसिडेंट के प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट तक रहता है। ठीक है, जब तक प्रेसिडेंट की अनुमति या प्लेजर रहता है तब तक इनकी टर्म्स होती है। आर्टिकल 155 क्या होती है कि इसमें अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर बाय द प्रेसिडेंट होती है। इसका मतलब ये होता है, इसीलिए ऑप्शन ये गलत है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा फॉलोइंग इज आर स्टेटेड इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट शैल नॉट बी मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। बिल्कुल करेक्ट है। पार्लियामेंट शैल कंसिस्ट प्रेसिडेंट एंड बोथ हाउसेस। बिल्कुल सही है। प्रेसिडेंट पहले मेंबर हो सकता है, चाहे लोकसभा का चाहे राज्यसभा का, लेकिन जैसे प्रेसिडेंट बनेगा फर्स्ट डे ऑफिस जैसे एंट्री होगी उसको वैकेट करना पड़ेगा उस पोस्ट को। ये पार्लियामेंट में 3 मेंबर्स होते हैं, प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा। लोकसभा राज्यसभा में बिल ओरिजिनेट होते हैं, दूसरे हाउस में जाएंगे, उसके बाद प्रेसिडेंट के असेंट के लिए जाएंगे, यानी कि अनुमति के लिए जाएंगे। तो इस प्रकार से ये पार्लियामेंट के तीनों फीचर हैं। बिल्स पास होते हैं चाहे लोकसभा से राज्यसभा में जाएंगे, राज्यसभा से लोकसभा में जाएंगे, उसके बाद ये प्रेसिडेंट की सहमति के लिए जाएंगे। बिल डिपेंड करता है किस प्रकार का बिल है, कहाँ से ओरिजिनेट होना है, कहाँ नहीं होना है। Which of the following is correct है? स्टेटमेंट एंड अमेंडमेंट टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन बी इनिशिएटेड बाय लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट, लिस्टेड लेजिस्लेचर। सिंपल है, राज्य तो
का अमेंडमेंट नहीं कर सकता, कॉन्स्टिट्यूशन का बिल्कुल नहीं कर सकता, हमेशा याद रखेंगे। प्रेसिडेंट बिल्कुल नहीं कर सकता। प्रेसिडेंट बिल पे असेंट करता है, सहमति देता है, लेकिन वो पास होना जरूरी है लोकसभा राज्यसभा में। लोकसभा राज्यसभा में लोगों के द्वारा इलेक्टेड लोग जाते हैं, खासकर लोकसभा में डायरेक्टली इलेक्टेड जाते हैं। अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन कैन आइदर बी इनिशिएटेड इन लोकसभा या राज्यसभा, उसके बाद प्रेसिडेंट के बाद जाएगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द फंक्शंस ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के फंक्शन क्या है? कंडक्ट द इलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ स्पीकर, डिप्यूटी स्पीकर लोकसभा एंड डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। बिल्कुल गलत है। इन सब का चुनाव ये खुद ही मेंबर करते हैं। लोकसभा के मेंबर खुद ही चुनते हैं। पहले तो शुरुआत में जब लोकसभा बनेगी तो उसमें प्रोटेम स्पीकर होता है, उसके बाद जब रेगुलर सेशन शुरुआत हो जाती है तो उसमें मेंबर्स लोकसभा के खुद ही आपस में सब मिलके एक स्पीकर चुनते हैं, डिप्टी स्पीकर चुनते हैं या फिर डिप्टी चेयरमैन चुनते हैं। तो पहला गलत है। कंडक्ट ऑफ इलेक्शन ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एंड म्युनिसिपलिटीज, ये स्टेट इलेक्शन कमीशन कराता है, एसईसी कराता है। इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कोई रोल नहीं है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ईसीआई से लिखते हैं और स्टेट इलेक्शन कमीशन को एसईसी से लिखते हैं। ये डिसाइड करना कि कोई अगर डाउट या डिस्प्यूट आए चुनाव को लेके तो ये कौन डिसाइड करेगा, ये इलेक्शन कमीशन जब चुनाव कराएगा नहीं तो डील नहीं करेगा, इसको डील करेगी जुडिशरी, न्यायपालिका। कौन सी कमेटी करेक्टली मैच नहीं है? जीवी के राव कमेटी, ये ब्लॉक लेवल पे बिल्कुल आती है। संतराम कमेटी, ये पंचायती राज फाइनेंसेस में आती है। ऐसा बिल्कुल गलत है क्योंकि ये करप्शन को लेके बनाई गई कमेटी थी। अशोक मेहता कमेटी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को लेके है। इसमें 3 टियर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट दी गई है, जिसमें रूरल और अर्बन दोनों होते हैं। रूरल में ग्राम सभा, ग्राम समिति और जिला पंचायत होती है। उसी प्रकार से शहरी क्षेत्रों में 3 लेवल दिए गए हैं। अशोक मेहता कमेटी बहुत इंपॉर्टेंट है। जीवे के राव कमेटी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लानिंग ब्लॉक लेवल पे ही। और दंतवाला कमेटी रूरल क्रेडिट को लेकर यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण देने को लेकर है। और संतराम जो कमेटी है वो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन को लेकर है। तो ये ऑप्शन गलत था। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा रहेगा, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द सेम पर्सन कैन नॉट फंक्शन एज देयर गवर्नर ऑफ 2 और मोर स्टेट एट द सेम टाइम। बिल्कुल गलत है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अनुसार किसी भी 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक ही गवर्नर हो सकता है, ये बिल्कुल सही है। लेकिन जो इसमें ऑप्शन, जो इसमें स्टेटमेंट दे रखा है वो गलत है, यानी कि एक गवर्नर कई राज्यों को सर्व कर सकता है, 2 या 2 से अधिक। आर्टिकल 153 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट देयर शैल बी गवर्नर फॉर ईच स्टेट। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड है? इक्वलिटी बिफोर लॉ, गारंटी टू बोथ सिटीजंस एंड नॉट सिटीजंस। बिल्कुल सही है। सबको कानून के दायरे में सबको बराबर ट्रीट किया जाएगा। इक्वलिटी इन अपॉर्चुनिटी ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ये केवल सिटीजन्स को लेके है। इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट से भारतीयों के लिए ही दी गई है। नया स्टेट बनाने के लिए संसद बनाएगा भाई, संसद के सारे लोग चुन के जाते हैं सभी राज्यों से, सभी क्षेत्रों से, तो वो डिसाइड करेंगे कि नया राज्य बनाना है कि नहीं बनाना है। और राज्यों का जो नेम बदलना है वो स्टेट लेजिस्लेचर बिल्कुल नहीं कर सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन हमारा है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, आर्टिकल 266 है। फाइनेंस कमीशन, बिल्कुल रट लो, याद कर लो, आर्टिकल 280 बहुत बार पूछा गया है। फाइनेंस इमरजेंसी आर्टिकल 308 है। और कैग जो हमारा है आर्टिकल 148। कैग क्या करता है? ऑडिटिंग करता है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की फाइल्स को, और उसमें जैसे कि फाइनेंशियल रेगुलेटरी कोई ना हो। अभी 15वां फाइनेंस कमीशन चल रहा है। 16वें फाइनेंस कमीशन की जो शुरुआत होगी 1 अप्रैल 2026 से, 25 से नहीं 26 से होगी। 26 से लेकर 31 तक चलेगी, 5 साल का कार्यकाल होता है। और अरविंद पनगड़िया जो बनेंगे वो 16वें कमीशन के चीफ बनेंगे। अरविंद पनगड़िया जैसे कि नीति आयोग में वाइस चेयरपर्सन रह चुके थे और बहुत सारे फाइनेंशियल क्षेत्र में उन्होंने बहुत ज़्यादा योगदान दिया भारत के लिए, और इसलिए इनको फाइनेंस कमीशन का 16वें फाइनेंस कमीशन का जो चेयरमैन बनाया गया है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया क्या होती है? आर्टिकल 266 में आती है। इसमें भारत में 3 फंड होते हैं। एक कंसोलिडेटेड होती है, एक होती है कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, एक होती है पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। तीसरा इंपॉर्टेंट नहीं, पहला थोड़ा इंपॉर्टेंट है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया क्या होती है? भारत में जो जितने टैक्सेस होते हैं, बहुत सारे जो इनकम्स होते हैं, रेवेन्यूज होते हैं, वो यहाँ पे आते हैं। और एक होती है कंटीजेंसी ऑफ फंड ऑफ इंडिया होती है, उनको आप मान के चलें कि इमरजेंसी फंड होती है। करीब 500 करोड़ तक का अगर इनको मान लो कि कंटीजेंसी फंड बना के रखा, कोई आपातकाल आ जाता है तो यहाँ से पैसे निकाल के कार्य चला लेंगे। बाद में कंटीजेंसी फंड में कंसोलिडेटेड फंड से पैसे उठा के डाल के फिर इसकी लिमिट को उतना बढ़ा देते हैं। ये सब पार्लियामेंट्री अप्रूव्ड हैं, हर एक देख रेख में होती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर इन्वेस्टेड बाय राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। तो अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ये तो भैया है ही नहीं क्योंकि इसमें राइट टू इक्वलिटी में आता है, ये गलत है पहला ऑप्शन। दूसरा क्या था? प्रोविजन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स्ड लेबर, आर्टिकल 23 है, करेक्ट है, बिल्कुल है। एक्सप्लॉयटेशन बचाना है भाई, किसी का शोषण नहीं करना है। प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज एंड माइंस, ये भी सही है क्योंकि। और प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज ये एकदम अलग से हो जाता है। इसमें रिलीजियस और एस्टैब्लिशमेंट बहुत सारी चीजें दे रखी हैं, उनको हम डीप में स्टडी करेंगे। आर्टिकल 29 और 30 ये भी इनकरेक्ट है। 352 हमारी राष्ट्रीय आपदा होती है, नेशनल इमरजेंसी होती है, कोई आर्म्ड रिबेलियन हो गया इस तरह से हो गया तो उसमें लगाते हैं। और 356 होती है जो कि स्टेट्स पे लगाई जाती है, जिसको बोलते हैं प्रेसिडेंशियल रूल या फिर स्टेट इमरजेंसी कहते हैं। जब कोई स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक कार्य नहीं करता तो लगाते हैं। और 360 क्या होती है? फाइनेंशियल इमरजेंसी होती है। इमरजेंसी में टेक लेने पास बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, सही है, कभी भी हो सकती है, स्टेटमेंट भी करेक्ट है। लेकिन S2 जो है 7 को एक्सप्लेन नहीं करता है। क्यों नहीं करता है?
ये एक एन इमरजेंसी की बात की गई है। अब ये आर्टिकल 352 की बात की गई है, तो इमरजेंसी 352 को कैसे डिफाइन कर सकता है भाई? जब 352 भी हो सकते हैं, 56 भी हो सकते हैं, 60 भी हो सकते हैं, तो ये ब्रॉड टर्म हो गया। इमरजेंसी में टेक ए पर्स, मतलब तीनों इमरजेंसी में से कोई इमरजेंसी हो सकती है। और ये 352 को डिफाइन कर रहा, तो स्टेटमेंट 2 इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। यूपीएससी डिराइव्स फंक्शंस फ्रॉम द फॉलोइंग सोर्सेस। यूपीएससी कहाँ से अपना फंक्शन डिराइव करती है? कॉन्स्टिट्यूशन से करती है, बिल्कुल सही है। संविधान से बड़ा तो कोई है ही नहीं। पार्लियामेंट्री लॉज बनाते रहते हैं टाइम टू टाइम यूपीएससी को लेके, कैसे एलिजिबिलिटी है, एज है, हर चीज़ को लेके। एग्जीक्यूटिव रूल्स एंड ऑर्डर्स बिल्कुल वहीं से जाते हैं, नियम कायदे से कार्य करते हैं। कन्वेंशन एक है जो कि थोड़ा सा इसमें ट्रिकी टर्म है। कन्वेंशन ऑफिशियली नहीं होता है, अनऑफिशियली लेकिन फॉलो किया जाता है, तो इसलिए इसमें ऑल 4 भी हो सकते हैं या फिर ऑल 3 ही करेक्ट हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा कि इसमें आर्टिकल को आपको मैच कराना है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 165 है, या फिर नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट है, NC/SC है, इस तरह से आपको बताना है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 324 में आता है। नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट 338 में आती है। फाइनेंस कमीशन 280 आती है, जैसे कि हमने पढ़ा था। और NCBC नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस करते हैं, आर्टिकल 338B आते हैं। अरेंज दिस इन राइट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। शंकरी प्रसाद केस में और यूनियन ऑफ इंडिया के केस में 1951 में जो होता है, मैंने एक चीज बात को अपहेल्ड कर दिया था कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन की किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकते हैं, पार्लियामेंट अमेंड कर सकता है, फंडामेंटल राइट्स को भी। फिर 1965 में आया, सज्जन सिंह का केस आया, स्टेट ऑफ राजस्थान में आया। फिर थोड़ा सा रीअफर्म किया कि भाई 1951 की जो बात कही गई थी सही थी। और उसके बाद अगला केस आया जो कि बहुत ही लैंडमार्क केस था, वो था गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब था। 1967 में आया था, उन्होंने कहा था कि ओवरटर्न कर दिया था, पहले जो जजमेंट आए थे, कोर्ट ने जजमेंट को ओवरटर्न कर दिया गया था। उन्होंने कहा था कि प्रीवियस रूलिंग्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी चेंज, फंडामेंटल राइट्स को बदल नहीं सकते हो। और उसके बाद केशवानंद भारती का जब केस आया स्टेट ऑफ केरला में 1973 में आया, उन्होंने कहा था कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन को नहीं चेंज कर सकते हो, यानी कि संविधान का जो ओरिजिनल फंडामेंटल राइट्स का जो मतलब उसको नहीं चेंज कर सकते हो, आप बाकी चीज़ें चेंज कर सकते हो। यानी संविधान का जो एसेंस है वो चेंज नहीं होगा फंडामेंटल राइट्स को लेके। तो ये चीज़ें इसमें कही गई थी। मैच करना है तो 42nd अमेंडमेंट, 52nd अमेंडमेंट, इस तरह से मैच करना है आपको किस ईयर में आया था। तो 42nd अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, जैसे कि हम लोग जानते हैं। 52 एंटी डिफेक्शन लगा था, जो मिनिस्टर्स छोड़ के चले जाते हैं, ये पार्टी वो पार्टी ये पार्टी। ये 10th शेड्यूल भी हमारे मेंशन किया गया है। 86th अमेंडमेंट में क्या था कि आर्टिकल 21 यानी राइट टू एजुकेशन दिया गया था बच्चों को, जो 6 से 14 ईयर्स के ओल्ड के बच्चे हैं उनको फ्री एजुकेशन दिया जाएगा। और 96th अमेंडमेंट ये ओडिया को ओडिया बना दिया गया था, इसको याद रखेंगे। और बाकी ये मैचिंग क्या है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म क्या होती है, ग्रेनविले ऑस्टिन ने कहा था। बार्गेनिंग फेडरलिज्म मॉरिस जोन्स ने कहा था। क्वासी फेडरलिज्म कहा था केसी हुइरे को। और फेडरलिज्म विद सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी को कहा था एवल जेनिंग्स ने। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात की गई थी, इसमें फेडरल स्ट्रक्चर के बारे में बात की गई थी, तो उसका इन्होंने जिक्र किया है। अमेंडमेंट्स कौन सा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को डील करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको स्टार मार्क कर लीजिए, बहुत सारे एग्जाम्स में आ चुका है। तो ये है हमारा 73 और 74वां बलवंत राय मेहता कमेटी, जैसा कि हमने डिस्कस किया था। और इसमें लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात की गई थी, रूरल अर्बन में थी। पंचायत स्टैब्लिश होंगे 73 में और 74 में स्टैब्लिश होंगे म्यूनिसिपलिटीज में। पार्ट 9 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन थी, शेड्यूल 11 और 12 में थे। 10वां शेड्यूल याद कर लीजिए, एंटी डिफेक्शन लॉ को लेकर था, अभी हमने डिस्कस किया है ये। तो ये हमारा 73वां 74वां अमेंडमेंट था हमारा। 73 पहले रूरल आएगा, फिर क्षेत्रीय शहरी क्षेत्र आएगा। याद करने का तरीका ये आसान हो सकता है। फातिमा बीबी, अभी हाल ही में उनकी मृत्यु हो गई, वो कौन थी? तो उसमें आपको बताना है। पहला करेक्ट है, शी वॉज द फर्स्ट वुमेन जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की पहली महिला जज थी। और वो गवर्नर ऑफ केरला सर्व की थी 1997 से 2001 तक, बिल्कुल गलत है, वो तमिलनाडु की गवर्नर थी। और शी वॉज द फर्स्ट मुस्लिम वुमेन टू एंटर हायर जुडिशरी, बिल्कुल सही है। फातिमा बीबी पहली ऐसी महिला थी जो कि हायर जुडिशरी यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जज थी। ये आपको लिस्ट बताना है, जैसा कि अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि 7th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिस्ट गई थी, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट में क्या क्या आते हैं आपको बताना है। तो पहले शुरुआत करते हैं सक्सेशन, यानी कि कोई जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी कैसे चीज़ें ट्रांसफर होती हैं, तो वो आ जाएगी इसमें, कंकरेंट में आ जाएगी। अडल्ट्रेशन ऑफ द गुड्स, ये भी कंकरेंट में आ जाएगा। ट्रेड एंड कॉमर्स थोड़ा ट्रिकी है। ट्रेड एंड कॉमर्स जो कि विदेशी ट्रेड कॉमर्स है, जो विदेशी व्यापार है, वो भारत सरकार देखती है, यूनियन गवर्नमेंट देखती है। और बाकी तो स्टेट मैटर्स हैं, तो ये थोड़े से मिक्स हैं इसमें से, इसको हम ध्यान रखेंगे। बाकी ये दोनों 100% करेक्ट हैं, बी और सी। व्हिच द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के बारे में बताना है आपको। इन द कॉन्स्टिट्यूशन देयर इज ए प्रोविजन फॉर पोस्ट ऑफ स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। और आर्टिकल 350 भी ऐड किया गया था 9th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत। आपको ये बताना है क्या सही है, बिल्कुल सही है। कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोविजन किया करता है स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, मतलब ये होता है कि किसी राज्य में अगर मेजॉरिटी 97% लोग को एक भाषा बोलते हैं, 2-3% जो अदर भाषाएं बोलते हैं, तो उनकी हितों को रक्षा करने के लिए स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज की स्थापना की गई थी। ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, ये भारतीय संविधान में मेंशन है।
और ऑप्शन बी जो हमारा था वो नाइन्थ उसमें दे रखा है, जो नाइन्थ अमेंडमेंट एक्ट है उसमें नहीं था, ये 7th का अमेंडमेंट एक्ट था 1919। आर्टिकल 350 बी जो है ये करेक्ट है। लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज क्या होती है? ग्रुप ऑफ पीपल हुज मदर टंग इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ मेजॉरिटी इन स्टेट। और इसमें इन्वेस्टिगेट करते हैं ग्रीवेंसेस को कि भाई उनके लैंग्वेज का हनन नहीं हो रहा है, उनको परेशानियां नहीं आ रही हैं, तो उनमें वो कार्य करते हैं, अवेयरनेस रेज करते हैं और इंक्लूसिव डेवलपमेंट फोकस करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, विच द फॉलोइंग इज नॉट एट 3-tier लेवल रिकमेंडेड बाई पंचायती राज कमेटी। पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, न्याय पंचायत। तो ऑप्शन है न्याय पंचायत। न्याय पंचायत कुछ भी नहीं होता है। ये 3 पार्ट दे रखे हैं पंचायती राज समिति में। रूरल जो ग्रामीण स्तर पर कार्य करते हैं, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला पंचायत होती है। ग्रामीण मतलब गांव क्षेत्र में कार्य करती है। पंचायत समिति क्या होती है? मल्टीपल ब्लॉक्स क्लस्टर्स पे काम करती है ये। और सबसे बड़ी जो यूनिट होती है, जो जिला पंचायत होती है, वो पूरे डिस्ट्रिक्ट में कंबाइन होकर कार्य करती है। अकॉर्डिंग टू द लोकपाल है, लोकायुक्त 2013 है, बहुत इंपॉर्टेंट, प्लीज को देख के जरूर जाइएगा, इसमें नोट्स मैंने बहुत इंपॉर्टेंट डाल रखे हैं। लोकपाल वुड बी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट आफ्टर ऑब्टेनिंग द रिकमेंडेशन ऑफ ए सिलेक्शन कमेटी विद द पीएम एज चेयरपर्सन एंड कंसिस्टिंग अमंग द फॉलोइंग। देखो, लोकपाल की नियुक्ति कब होती है? जिसमें पीएम होते हैं जो एक सिलेक्शन कमेटी को लीड करते हैं, उसके अलावा कौन कौन से मेंबर्स होते हैं ये पूछा उन्होंने। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट के होंगे जो नॉमिनेटेड बाय हिम होते हैं। चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, स्पीकर ऑफ लोकसभा या लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ लोकसभा होते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा इसमें कि लोकपाल और लोकायुक्त होते क्या हैं। पहली बात तो स्टेचुटरी बॉडी है, तो इन्वेस्टिगेट करते हैं करप्शन को, कंप्लेंट करप्शन को। किसके खिलाफ? पीएम हो सकते हैं, ग्रुप ए बी सी डी ऑफिसर, ग्रुप ए ऑफिसर हो गए जैसे आईएएस हो गए, आईपीएस हो गए। ग्रुप बी क्या होते हैं? जैसे कि जूनियर इंजीनियर हो गए, इस प्रकार से होते हैं। ग्रुप सी, ग्रुप डी है। और मिनिस्टर्स और एमपी के खिलाफ भी कार्य कर सकते हैं। याद रखिएगा पीएम भी इसमें शामिल है। तो लोकपाल और लोकायुक्त यहाँ पे 2 टर्म्स हैं। लोकपाल होते हैं सेंट्रल लेवल पे काम करते हैं, लोकायुक्त क्या होते हैं? स्टेट लेवल पे कार्य करते हैं। और इनका जो एक्ट है 2013 में आया था। लोकपाल में क्या होता है? एक चेयरपर्सन और अप टू 8 मेंबर्स होते हैं। 50% जुडिशियल मेंबर होने चाहिए, मिनिमम एज 45 साल फॉर ऑल होती है। सिलेक्शन कैसे होती है? पीएम होंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं और स्पीकर ऑफ लोकसभा होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं और इमिनेंट ज्यूरिस्ट होते हैं। लोकपाल को एंटी करप्शन एम्बुड्समैन भी कहते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे देखा जाए तो लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ लोकसभा यहाँ पे जैसा कि हमने कवर कर दिया था, यहाँ पे है एलओपी। और स्पीकर ऑफ लोकसभा हो गए, ये हो गए। और सीजीआई सुप्रीम कोर्ट जज नॉमिनेटेड बाय हिम होते हैं। चेयरमैन ऑफ राज्यसभा में इनका कोई रोल नहीं होता है लोकपाल या फिर लोकायुक्त के अपॉइंटमेंट में। याद रखिएगा, लोकायुक्त स्टेट लेवल पे कार्य करते हैं, लोकपाल सेंट्रल लेवल पे कार्य करते हैं। ये दोनों अगर इनके पास कंप्लेंट जाती है तो किसी भी पब्लिक ऑफिसर, आईएएस, पीसीएस जो भी अपॉइंटमेंट हैं, जो भी पोस्टेड हैं, उनके खिलाफ एक कंप्लेंट के करप्शन के अगेंस्ट कार्य कर सकते हैं। लोकपाल लोकायुक्त किसने कॉइन किया था? एलएम सिंघवी ने किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका जो ऑफिस ड्यूरेशन 5 साल होता है या फिर 70 साल की एज होती है, क्लियरली डिफाइंड नहीं है। लोकपाल के पास एक बहुत इंपॉर्टेंट पावर होती है कि सुपरिंटेंडेंस होती है, डायरेक्शन ओवर सीबीआई होती है। कोई भी करप्शन केस होगा सीबीआई को ट्रांसफर कर देंगे, सीबीआई को कार्य करना पड़ेगा। और ये मॉनिटर पब्लिक सर्वेंट्स को 24/7 बाई खुद से नहीं मॉनिटर करते हैं, 24/7 यानी कि 24 घंटे 7 दिन। अगर कोई करप्शन के केस जाते हैं किसी पब्लिक ऑफिसर के खिलाफ तो वो उस पर कार्य करते हैं, उसकी जांच करवाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल ओम्बुड्समैन जो कि अशोक कुमार सेन ने पहली बार स्थापित किया था वो 1960 के दशक में। तो ये रहा यूपीपीएससी से क्वेश्चंस की सीरीज। इसमें एक आध क्वेश्चन थोड़े से डाउटफुल जो ऑप्शंस दे रखे हैं उनमें आपको बेस्ट एजुकेटेड अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से करके उसमें टिक करना था। और होपफुली आपको क्वेश्चन अच्छा लगा हो। कोई डाउट या फीडबैक हो तो जरूर शेयर करें। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लें, दोस्तों में शेयर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करना बोलें। कोई फीडबैक हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर रखें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। हैव ए ग्रेट डे।